नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ का एक सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम एक पूरे अर्थमेटिक का, ठीक है, या पूरे एडवांस को भी अगर प्लस कर ले तो ये एक मैथ मतलब अर्थमेटिक और एडवांस चैप्टर से, ठीक है। इसमें से अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? नंबर सिस्टम से। और अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि नंबर सिस्टम से जो है 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन की, ठीक? अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं, छोटे-छोटे हैं होते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आज हम उसी नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहली बात आती है कि संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम, आखिर नंबर सिस्टम कहते किसको हैं? इसकी परिभाषा के अगर तौर पे जानना जाए, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो दोस्तों परिभाषा इसके तौर पे अगर हमें जानना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को, ठीक है, जब किसी संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, ठीक है, किसी भी संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका जो होता है, जो सिस्टम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। या उसको आप पद्धति भी कह सकते हैं कि जिस पद्धति के तहत हम संख्याओं को प्रदर्शित करने का, ठीक है, काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक। तो ये बात हुई कि संख्या पद्धति कहते किसको है, नंबर नंबर सिस्टम कहते किसको है। तो ये आप समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। तो संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, जो सिस्टमेटिक वे होता है, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। दोस्तों ये संख्या पद्धति जो है ना, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई एक ही मेथड है, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर बात करें कि संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका कितने सारे हैं, तो देखिए उसमें आ जाएगा आपका एक बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी सिस्टम। दूसरा आपका आता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। फिर आपका आ जाता है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम और चौथा आ जाता है आपका हेक्सा हेक्सा डेसिमल सिस्टम। और भी सारे हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो आज पढ़ना है संख्या पद्धति में, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? डेसिमल सिस्टम, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, इसको हम किसी अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर ही होता है, ठीक है, डेसिमल से, जिसमें हमें बाइनरी सिस्टम पढ़ना होता है, बाइनरी से ऑक्टा डेसिमल में बदलना, ऑक्टा से हेक्सा में बदलना, फिर ऑक्टा से बाइनरी में बदलना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ना है और डेसिमल सिस्टम से ही बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डेसिमल सिस्टम की तरफ। दोस्तों हमें क्या देखना है डेसिमल सिस्टम के बारे में? डेसिमल सिस्टम, ठीक। अब देखिए डेसिमल सिस्टम क्या होता है ना कि डेसिमल सिस्टम में हम क्या होता है ना कि जितने भी संख्याएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, ठीक है। उनको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डेसिमल सिस्टम में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 10। वो कौन कौन से हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो पूरे डेसिमल में सिर्फ यही वो अंक है सारे के सारे जिनका हम प्रयोग करके कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो संख्याओं की संख्या कितनी हुई, अंकों की संख्या कितनी हुई? तो आप यहाँ से देख रहे हैं 9 है और एक 0, 10, यानी टोटल अंकों की संख्या कितना? 10। तो हमारा जवाब क्या हो गया? टोटल 10। तो डेसिमल सिस्टम में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसका निर्माण करना हो तो हमें इन्हीं 10 अंकों में से प्रयोग करके हम उस संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे बात करें हम कोई संख्या बनाना चाहते हैं तो 5679, ठीक है, 5679, ये एक संख्या बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो अंकों का प्रयोग किया गया है, क्या वो इन्हीं 10 में से है कि नहीं है? तो सारा का सारा आप देख ही रहे हैं क्या है,
ये सारे के सारे जो अंक है इन्हीं 10 में से क्या हुआ है, प्रयोग करके बनाया गया है। तो आप कोई भी संख्या बनाइए, देखिए आप देख सकते हैं कि उसमें हम उन्हीं अंकों का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पे 10 अंक दिए गए हैं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में जो होता है ना कि यही 10 अंक होते हैं और इन्हीं से हम किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अब जो बात करें कि अगला स्टेप कि ये जो संख्या जो निर्माण होता है, इस संख्या से संबंधित हमारे एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी संख्या से, चाहे वो संख्या कोई भी हो। वहां से दो टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है कि जैसे बात करें फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं हिंदी में जातीय मान, जातीय मान कहते हैं। अगर कोई संख्या दे रखा हो, जैसे हम बात करें कि 598886, ये कोई संख्या दिया हुआ है और इसमें आपसे ये पूछ दे कि फेस वैल्यू, अब ये बताइएगा 9 का फेस वैल्यू कितना है, 9 का फेस वैल्यू कितना है, ठीक है, 9 का फेस वैल्यू कितना है। तो दोस्तों देखिए, फेस वैल्यू का मतलब वही होता है कि जो आपको दिख रहा है बस उसी का जवाब आपको दे देना है। तो यहाँ पे संख्या में आप देख रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 9 का फेस वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर इस अंक की बात करें कि यहाँ पे कौन सा अंक दिख रहा है, तो आप कहेंगे 9। तो ये जो 9 है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही इसका फेस वैल्यू, क्योंकि चेहरे के रूप में जो दिखता है हम उसी को कहते हैं फेस वैल्यू, जो हमें दिख जाए। तो ये 9 दिख रहा है तो ये क्या कहेंगे, ये फेस वैल्यू हो गया। अगर वही 5 की बात करें कि बताइए 5 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल 5 हो जाएगा, क्योंकि ये अंक दिख ही रहा है 5 जैसा, तो हम क्या कहेंगे, 5 इसका फेस वैल्यू है। उसी तरह अगर 8 की बात करें कि 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये रहा फेस वैल्यू, मतलब किसी भी संख्या से अगर कोई भी संख्या दे रखा हो तो उसमें आपसे क्या पूछ सकता है, पहला फेस वैल्यू और दूसरा आपसे पूछेगा प्लेस वैल्यू। सेकंड नंबर में क्या आता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान और प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्थानीय मान। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या था हमारा, प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है। अगर कोई संख्या दे रखा है 5976, ये कोई संख्या है, ठीक है, 5976, और इस संख्या में आपसे ये पूछ दिया कि बताइए 9 का जो है, 9 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है ना कि सबसे पहला काम होता है उसमें कि आप उस अंक को पहचानिए कि आखिर वो अंक है कौन सा। तो आप कहेंगे कि वो अंक ये कितना है, 9 है, तो 9 का पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले 9 लिखेंगे, और 9 के पहले कितने अंक आ चुके हैं, तो आप कहेंगे 1 और 2। तो जितने अंक आते हैं हम उतना क्या करते हैं, जीरो बैठा देते हैं, और हमेशा काउंट आप इधर से करेंगे, ठीक है, कभी इधर से नहीं करते हैं, क्योंकि आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कभी भी काउंट करते हैं तो किधर करते हैं, इधर से करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कोई भी संख्या पूछेगा, जैसे 9 का प्लेस वैल्यू पूछा, तो 9 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम 9 लिख देते हैं, और 9 से पहले कितनी संख्याएं आ चुकी है, तो दो संख्याएं आ चुकी है। तो दो संख्याएं दो अंक आ चुके हैं, तो उनके जगह पे क्या रखेंगे, दो जीरो रख देंगे। वैसे ही अगर 5 का अगर हम आपसे पूछे कि 5 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, और देखेंगे कि 5 के पहले कितने डिजिट आ चुके हैं, मतलब कितने अंक आ चुके हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 अंक आए हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है प्लेस वैल्यू, और वो क्या था, फेस वैल्यू। उसी तरह अगर 7 की बात करें कि 7 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो कितना होगा 7, और 7 के पहले कितना डिजिट, एक, एक जीरो लगा देंगे। उसी तरह 6 का अगर पूछें तो बताइए 6 का कितना हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू 6 होगा, और क्या 6 के आगे कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या है ही नहीं तो फिर हम जीरो क्यों लगाए, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, केवल 6 होगा, ठीक है। तो ये रहा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आप उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इससे संबंधित संख्याओं से,
देखिए, कभी कभी संख्या से क्या होता है ना, केवल दो ही चीज़ पूछता है, या तो कभी डायरेक्ट आपसे पूछ देगा फेस वैल्यू बताइए, ठीक है, कोई संख्या दे देगा, उसमें आपसे ये कहेगा कि 9 का फेस वैल्यू बताइए, 6 का फेस वैल्यू बताइए, 7 का फेस वैल्यू बताइए, मतलब जातीय मान। और कभी कभी क्या पूछ देगा कि आप उसका प्लेस वैल्यू बताइए, कोई संख्या दे देगा, 6 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू। तो ये अब आप बता सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछता है कि अगर कोई संख्या दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं कि 8 9 6 7 6, सॉरी 6 9 5, ठीक है, ये कोई संख्या दिया है और इसमें आपसे ये पूछ दे कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। ये चीज आप समझिए। 9 का कह रहा है कि प्लेस वैल्यू, यानी 9 का अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लेस वैल्यू और जो 7 है, जो 7 का जो फेस वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का जो है ना डिफरेंस बताना है आपको, यानी इनका अंतर बताना है कि अंतर कितना होगा। तो मेरे भाई, अभी मैंने क्या बताया कि कभी भी प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्थानीय मान निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जो संख्या हमको दिख रहा है पहले उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब उस अंक के आगे कितने अंक आ चुके हैं तो देख रहे हैं 1 2 3, तो हम क्या लिखते हैं, उसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो फेस वैल्यू किसका पूछा है, तो 7 का पूछा है, तो 7 का फेस वैल्यू क्या दिख रहा है, 7 जैसा दिख रहा है, तो 7 जैसा दिख रहा है तो क्या करेंगे, 7 को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू नहीं पूछा है। इस बार सिर्फ ये पूछा है कि 9 का प्लेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है, मतलब अंतर बताना है। तो उसमें अब अंतर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा देंगे। अब घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 9, ये 9 और 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो ये रहा हमारा डेसिमल सिस्टम। अब हमें क्या पढ़ना है, जितने भी देखिए, जितनी भी सारी संख्या है ना, उस सारी संख्याओं को नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है और सभी संख्याओं को एक पढ़ने का एक अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है कि कौन सी संख्या किस कैटेगरी में आती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी संख्याएं होती है ना, जो मतलब पूरे, देखिए संख्या क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और सभी संख्याओं को एक एक बॉक्स के अंदर रखा गया है जिसका नाम दिया गया है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें सभी संख्याओं को रखा गया है। तो इसी तरह इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, संख्याओं का क्या करते हैं ना, वर्गीकरण करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो ये यहाँ पे देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उसमें सबसे पहला आपका आता है कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ये आप लोग 10th में ये चैप्टर पढ़े होंगे। सम्मिश्र संख्या जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये जो सम्मिश्र संख्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को जटिल संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जटिल संख्या, सम्मिश्र संख्या। देखिए सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है जटिल, जटिल का मतलब होता है कि इसमें कुछ चीज़ वास्तविक होता है और कुछ चीज़ काल्पनिक होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब कुछ वास्तविक चीज़ें और काल्पनिक चीज़ें दोनों जब मिश्र हो जाती है ना, तो उसी को हम कहते हैं सम्मिश्र, ठीक है। उसमें क्या होता है, आदमी परेशान रहता है। परेशान इसलिए रहता है ना कि देखिए जो आदमी को चीज़ चाहिए था या फिर जो उसे मिल गया वो तो रियल थे, ठीक है, यानी वास्तविक है जो उसको मिल गया, लेकिन जो चीज़ उसे नहीं मिला वो क्या था, वो काल्पनिक था, क्योंकि वो कल्पना किया था कि हमें वो चीज़ मिल जाए लेकिन उसे नहीं मिल पाया। और इस तरह से क्या होगा कि वो
वो जब तक चीज़ें उसे प्राप्त नहीं होगी तब तक वो काल्पनिक हो जाएंगे। अगर नहीं मिला तब तो पूरे का पूरा काल्पनिक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या जो है ना दो भागों में बटा हुआ है। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। और दूसरा आपका होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो सम्मिश्र संख्या दो भागों में बटा है, कौन कौन सा, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो हमें प्राप्ति हो जाती है उसको हम वास्तविक कहते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं और वो ना मिल पाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों काल्पनिक संख्या की अगर बात करें तो काल्पनिक संख्या, ठीक है, आई जो है ना, आई एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। आई क्या है, काल्पनिक संख्या है। और आई का जो वैल्यू होता है, आई की अगर बात करें तो आई का मान, आई का मान क्या होता है, -1 होता है, रूट अंडर -1 होता है। कितना होता है, रूट अंडर -1। जब आई का स्क्वायर कर देंगे, आई का वर्ग करने पर, तो आई का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, -1, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो काल्पनिक संख्या से संबंधित आपसे बस यही पूछ सकता है कि यदि आई एक काल्पनिक संख्या है, आई क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, तो बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब अगली बात करें काल्पनिक संख्या के बारे में, तो दोस्तों देखिए, कभी भी अगर कोई संख्या काल्पनिक है, कभी भी अगर कोई संख्या काल्पनिक है, तो उसके संयुग्मित संख्या से जब उसमें हम गुणा करते हैं ना, तो हमें एक वास्तविक संख्या की प्राप्ति होती है। अब संयुग्मित का मतलब क्या होता है, संयुग्मित का मतलब होता है कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। जैसे हम बात करें कि आप बचपन में 6-7 क्लास में आप पढ़े होंगे, संख्याओं का परिमेयीकरण करना, हम किस तरह से किसी संख्या का परिमेयीकरण करते थे। जैसे अगर एक संख्या ले लें कि 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3। अब इस संख्या का अगर परिमेयीकरण करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसका जो निचला वाला हिस्सा है ना, हर, जिसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर, इसका जो साइन है माइनस, तो अगर इसका माइनस साइन है तो इसके ठीक अपोजिट साइड से, यानी प्लस वाले साइन से क्या करते थे, ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। तो बताइए माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस वाले साइन से, यानी 2 प्लस √3। तो ये जो 2 माइनस √3, ये क्या था, एक काल्पनिक संख्या था। और इसका संयुग्मित कौन सा संख्या होगा, था 2 प्लस √3, यानी सिर्फ साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कभी कोई भी अगर काल्पनिक संख्या दिया हो तो हम उसका संयुग्मित निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर कोई काल्पनिक संख्या, ठीक है, a प्लस आई बी, ठीक है, ये एक क्या है, काल्पनिक संख्या, ये एक काल्पनिक संख्या है जिसका, ठीक है, जिसका संयुग्म कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आई बी, बाकी सब चीजें क्या होंगी, सेम चीजें रहेंगी, ठीक है। यानी ए प्लस आई बी का ये क्या हो गया, एक काल्पनिक चीज हो गया। अब काल्पनिक ये कैसे पता चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो ए है ना, ये एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और जहां आई आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो आई अगर इसके साथ आ गया तो ये काल्पनिक संख्या हो गया, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब दोनों मिक्स हो जाता है तो हम उसी को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोले कि 4+3i, ठीक है, 4+5i, ये क्या हो गया, आपका सम्मिश्र संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये आपका 4 क्या है, ये आपका वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या, वास्तविक संख्या। जबकि 5i कैसा है, आपका काल्पनिक। तो जब कोई संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिल करके बना होता है तो हम उसी को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या उसे जटिल संख्या कहते हैं।
अब यहाँ पे बात आई कि a प्लस आई बी यदि एक कोई काल्पनिक संख्या है तो उसके संयुग्मित संख्या से, ठीक है, गुणा करने पर हमें कोई एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे इस चीज को लिख रहे हैं कि जब काल्पनिक किसी काल्पनिक संख्या के संयुग्म से काले के, ठीक है, किसी काल्पनिक संख्या का संख्या का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ये जो पॉइंट है ये काल्पनिक संख्या का पॉइंट है, याद रखेंगे, इसको इधर रखेंगे। देखिए क्या है, कहने का मतलब क्या है, यदि कोई काल्पनिक संख्या किसी काल्पनिक संख्या के संयुग्म संख्या का, ठीक है, मतलब कोई काल्पनिक संख्या उसके अगर हम संयुग्मित संख्या ले लेते हैं और दोनों का जब गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, यानी रियल नंबर प्राप्त होता है। कौन सा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो हम एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें कि 4+3i, ठीक है, 4 प्लस क्या है? 3i। अगर ये कोई काल्पनिक संख्या है तो इसका संयुग्मित क्या होगा? तो आप कहेंगे संयुग्म इसका हो जाएगा 4 - 3i होगा। और अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर देख रहे हैं कि ये 4 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 16, प्लस ये 4 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 12i, प्लस ये 3 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12i हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तितरी का 9i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12i है, यहाँ पे -12i है, तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 बचा, 16, और इधर क्या बचा? 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? तो -1। तो जब यहाँ पे -1 हम रखेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 16 प्लस 19, और 16 प्लस 19 का मतलब कितना होता है? 35। और ये 35 मतलब क्या हो गया? एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्या में। किसमें आती है? वास्तविक संख्या में। ये कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या हम तब कहेंगे जब किसी संख्या के साथ आई जुड़ा रहे, ठीक है, तो हम उसको काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है, आखिर वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कैसे कहते किसको है? तो वास्तविक संख्या की अगर बात करें ना, तो वास्तविक संख्या जैसे हम बोले कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 0.5, 2.5, √3, 4/7, 0.37, ठीक है, 4, 3 के ऊपर रेकरिंग लगा दी है, ठीक है। ये भी सारी संख्या किस में आएंगी? आपका वास्तविक संख्या में आएगा। इसके अलावा 0.329765 डॉट 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 क्या होगा? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो ये भी संख्या किस में आ जाएंगी? वास्तविक संख्या में। मतलब वास्तविक संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं को डाल दिया जाता है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। क्योंकि काल्पनिक संख्या और जो है वास्तविक संख्या, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो काल्पनिक संख्या को हम रियल मतलब वास्तविक संख्या से क्या करेंगे? इसको अलग रखेंगे, हमेशा अलग रखेंगे। और वास्तविक संख्या में हम उन संख्याओं को लेंगे जिन संख्याओं के साथ आई नहीं आता हो, ठीक है। क्योंकि जैसे आई आ जाता है हम क्या कहते हैं? वो संख्या काल्पनिक हो गई है। तो काल्पनिक संख्या उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ये वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है जहाँ पे होता है -5, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है उसमें, प्लस धनात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका पॉइंट में भी संख्याएं आती है, जैसे 0.5, 2.5, √3 आता है, जैसे अपरिमेय संख्या को कहते हैं, √3 को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह 4/7 ये रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद से 0.3743 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो
37 के बाद क्या होता है ना कि 43 का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन जब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति जब बार-बार होने लगे, तो हम उस संख्या को एक बार लिख करके उसके ऊपर क्या लगाते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। उससे ये समझ में आ जाता है कि जो जितने अंकों पे बार लगा है, इस संख्या का क्या होता है, बार-बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बार-बार 43, 43, 43, 43 आ रहा है। उसी तरह अगर ये देखें 0.32976 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें क्या कह रहा है ना कि संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और ये संख्या अनंत तक चलती जा रही है, तो वो संख्या भी किसमें चली आएंगी, आपका वास्तविक संख्या में। तो हम एक तरफ से क्या कह सकते हैं कि जो भी जिन संख्याओं के आगे आई नहीं लगा होगा वो सारी संख्या क्या कह सॉरी वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या, और जिसके साथ आई लगा है वो संख्या काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने समझा क्या कि सम्मिश्र संख्या जो नंबरों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नंबर संख्याओं का जो वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पे किया गया है, तो सम्मिश्र संख्या के आधार पे किया गया। तो सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम समझ लिए हैं और काल्पनिक संख्या के बारे में भी समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। पहला आपका आता है पूर्णांक, क्या आता है, पूर्णांक, जिसे कहा जाता है इंटीजर। और दूसरा होता है आपका दशमलव, जिसको कहते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल संख्या है। तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे, पूर्णांक और, ठीक है। किसमें, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे, किसमें, पूर्णांक और दशमलव में, ठीक है। तो दशमलव, पूर्णांक, देखिए पूर्णांक इंटीजर किसको कहते हैं, तो इंटीजर की अगर बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के, ठीक है, जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं, जैसे -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, प्लस इन्फिनिटिव तक। आप देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, तक की आने वाली सारी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आई बात समझ में। तो इंटीजर किसको कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या से लेकर के धनात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक सॉरी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक की जितने भी संख्याएं आती है बीच में, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाता है। दशमलव की बात करें तो दोस्तों, दशमलव में आपका क्या होता है कि कोई भी संख्या जब डेसिमल में होता है उसी को हम दशमलव संख्या कहते हैं। तो दशमलव को भी दो भाग में बांट दिया गया है, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा क्या होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है, ये हो गया शांत दशमलव और ये हो गया अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक निश्चित मतलब निश्चित क्रम के बाद क्या हो, वो समाप्त हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए, तो हम उसी संख्या को कहते हैं शांत दशमलव। जैसे बात करें कि 0.5, 0.5 क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग संख्या है, ठीक है, शांत दशमलव है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद ये कोई संख्या था जिसमें हम किसी संख्या से भाग दिए, जो 0.5 तक जाते जाते संख्या क्या हो गई, पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाने का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या पूरी तरीके से खत्म हो गई, मतलब विभाजित हो गई, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत दशमलव। उसी तरह अगर हम बात करें 2.36, ठीक है, 36, तो ये संख्या क्या हो गया आपका, एक टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, कट गया। उसी तरह और एग्जांपल देखें तो जैसे 2.35, 2.35 क्या हो गया, ये आपका दशमलव संख्या हो गई, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम के बाद, निश्चित संख्या, निश्चित अंक के बाद जाने के बाद ये संख्या क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको हम कहते हैं शांत दशमलव, जो शांत हो जाए, दशमलव, दशमलव के बाद कुछ आगे तक जाए, उसके बाद फिर क्या हो जाए, शांत हो जाए, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव। लेकिन बात करें जब अशांत दशमलव की बात आती है, तो अशांत में क्या होता है ना, कि जैसे 0.36767676 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। एक तो पहला आपका ये होता है एग्जाम्पल, कि जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 0.367676, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 36 के बाद क्या हो रहा है, 7676, ठीक है, इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो हम इस संख्या को क्या कहते हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल था, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 0.36 और 76 के ऊपर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये संख्या किस में आ जाएगी, अशांत, क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बार बार 7676 का रिपीटिशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ये जो संख्या है कैसी संख्या है, तो अशांत दशमलव है। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 0.98765432 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। अब देखिए ये दोनों एग्जाम्पल में अंतर है, डिफरेंस क्या है कि ये देखिए ये जो संख्या था ना, इसमें क्या था कि 36 के बाद 76 का रिपीटिशन हो रहा है, जबकि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो 0.98765432 मतलब किसी भी संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो जब रिपीटिशन नहीं हो रहा है और ये भी संख्या क्या हो रही है, अनंत तक चलती जा रही है, मतलब संख्याएं आती जा रही है, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, हम अशांत दशमलव कहेंगे। मतलब डेसिमल भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। अब बात करें कि दशमलव में शांत दशमलव किसको कहते हैं, तो जब कोई संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित बिंदु पर जाकर के खत्म हो जाए, उसी संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव। और जब कोई संख्या दशमलव के बाद वो ना कटे और वो अनंत तक चलती जाए, अर्थात उस संख्या में हमेशा क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया लगती रहे, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। तो कोई संख्या होता है जो रिपीट होता है और कोई संख्या जो होता है दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसमें आ जाते हैं, आपका अशांत दशमलव में, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम अशांत दशमलव के बारे में, ये वाला हम मिटा देते हैं। अशांत दशमलव, आपने क्या देखा कि जो दशमलव वाली संख्याएं थी, जो डेसिमल नंबर था उसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। पहला क्या था आपका, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा था आपका अशांत दशमलव, ठीक, अशांत दशमलव, और ये था शांत दशमलव। मैंने क्या कहा कि जो संख्याएं अगर दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद जा करके खत्म हो जाए, हम उसको कहते हैं शांत दशमलव। अब एक बात बताइए, ये जो संख्या है 0.25, क्या हम इसको 25 दशमलव, ये दो संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/4 जो है, 0.25 को हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, और 1/4 का मतलब होता है ये किस रूप में है, तो p बटा क्यू के रूप में। और जो संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है, हम उसको क्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी
परिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? तो सारी की सारी वास्तविक संख्या है। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या आएंगी वो किस में आएंगी? वास्तविक संख्या में, क्योंकि ये वास्तविक संख्या का ही तो शाखा है। क्योंकि वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटे थे, आप देखे थे, इंटीजर और दशमलव में। फिर दशमलव को हम बांटे, दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो अगर इसमें शांत दशमलव ये रेशनल नंबर कहलाता है, तो क्या सारे के सारे परिमेय संख्या रेशनल नंबर वास्तविक संख्या होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे। क्योंकि देखिए, ये अगर डायग्राम की बात करें, अगर ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये सारा का सारा परिमेय संख्या किस में आ जाएगा? रियल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या में। देखिए, सारे के सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगे, क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या का दायरा कम है और वास्तविक संख्या का दायरा क्या है? बड़ा है। तो जो चीज बड़ा होता है उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। और कहने का मतलब है कि अगर इस पूरे बड़े हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा ये परिमेय संख्या का है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सारे के सारे परिमेय संख्या किस में आ गए? वास्तविक संख्या में आ गए। लेकिन अगर ये आप कहें कि सारे के सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई संख्या हम दो ले लेते हैं, दो क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक, दो एक वास्तविक संख्या है, और ये इसमें जब हम वन से डिवाइड दे देते हैं, अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो वन तो लिख ही सकते हैं। तो अगर दो बटा एक लिख सकते हैं तो क्या ये पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है? पी बटा क्यू के रूप में है। और परिमेय संख्या की परिभाषा ही क्या होती है कि जिस संख्या को जब हम पी बटा क्यू के रूप में लिख पाते हैं, वही संख्या क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। तो ये संख्या क्या होगी? आपका रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर हो गया तो ये वास्तविक संख्या में आता ही है। तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे के सारे वास्तविक संख्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो ये कथन गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने आपसे क्या बोला कि वास्तविक संख्या जो होता है ना, उसमें बहुत सी सारी मतलब बहुत से टाइप्स के अंक होते हैं, मतलब संख्याएं होती हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि उसमें अपरिमेय संख्या भी आता है, √3 भी आता है, √5 भी आता है, √7 भी आता है। ये सारी की सारी संख्या किस में आती है? वास्तविक संख्या में आती है। तो अगर ये परिमेय अपरिमेय संख्या है तो आप खुद बताइए कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो बताइए सारे के सारे वास्तविक संख्या रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, जबकि ये रेशनल नंबर है ही नहीं। ये रेशनल नंबर है ही नहीं, मतलब ये परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है ना। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो बताइए सारे के सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में कैसे आ सकते हैं? अगर सारे के सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में आ जाएंगे तो फिर तो ये कथन गलत हो जाएगा ना कि √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वास्तविक संख्या का दायरा क्या है? बड़ा है। तो जब इसका दायरा बड़ा है और उसमें अगर कोई संख्या पूरा का पूरा समाहित हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा संख्या जो परिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी के सभी जो वास्तविक संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, कुछ की बात करें तो हो सकता है। अब ये कहें कि कुछ वास्तविक संख्या, देखिए सारा का सारा वास्तविक संख्या है, तो कुछ वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अगर ऐसा बोला जाए तो वो कथन गलत होगा। ठीक है, गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सेकेंड। अब दोस्तों देखिए, ये जो अशांत दशमलव दिख रहा है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। शांत दशमलव भी देखिए, पहला क्या था आपका? दशमलव। दशमलव को दो भागों में बांटा गया, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है? आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और दूसरा क्या होता है? अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब होता है रेकरिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। अनावर्ती को क्या कहते हैं? नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। तो अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन? आवर्ती और अनावर्ती। देखिए नाम से ही पता चल रहा है आवर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती का मतलब होता है कि जो संख्याएं जो है ना कि आगे चल के बार बार रिपीट करे, अनावर्ती बार बार आए, उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। जैसे अगर बात करें कि जैसे किसी संख्या में हम भाग दिए, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 10, 10 में 3 से हम भाग देते हैं, तो ये संख्या क्या होता है कि पॉइंट में अगर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 और डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा क्योंकि ये संख्या विभाजित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि तीन दशमलव, दशमलव के बाद तीन संख्या क्या क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.3, एक 3 लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। तो ये संख्या किस में आ जाती है? आवर्ती दशमलव में। अब एक बात समझिए कि जब ये आवर्ती दशमलव हो गया तो जितने भी आवर्ती दशमलव के अंतर्गत आने वाले जो भी संख्याएं होती हैं, हम उनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें रेकरिंग को कैसे हटाया जाता है, ठीक है, वो हम वहाँ पे आपको सिखाएंगे। जैसे बात करें कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग लगा दिए हैं, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 7 और कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है? एक संख्या, तो एक 9 लिख देते हैं। तो बताइए ये जो 7/p है, क्या ये p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है? 7/9 p बटा क्यू के रूप में है। अब आप सोचेंगे कि 9 से भाग क्यों दे दिए, तो वो अलग से हम बताएंगे आपको क्यों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। क्यों? आखिर एक रेकरिंग हटाने के बाद अगर किसी एक संख्या पे एक रेकरिंग है, किसी एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9, किसी दो संख्या पे रेकरिंग है तो दो 9, किसी तीन संख्या पे रेकरिंग है तो तीन 9। हम क्यों लगाते हैं वो हम अलग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जो भी संख्या है, जो रेकरिंग वाली संख्याएं होती हैं, वो भी क्या होती हैं? आपका रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होता है। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि जितने भी आवर्ती दशमलव वाले संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होते हैं। सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि सारे के सारे जो आवर्ती दशमलव वाले संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन आप ये कहें कि सारे के सारे परिमेय संख्या आवर्ती दशमलव होते हैं तो ये कथन गलत हो जाएगा। जैसे अगर बात करें कि हमने यहाँ पे क्या लिया? 7/9, ठीक है। 7/9 क्या है? ये आपका आवर्ती दशमलव है। तो अगर ये आवर्ती दशमलव है तो हम क्या कहेंगे कि सभी के सभी जो आवर्ती दशमलव है, सभी के सभी जो आवर्ती दशमलव है वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि आवर्ती दशमलव के अंतर्गत एक एग्जाम्पल लिए 0.7 और उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7/9। और 7/9 का मतलब ये हो गया p बटा क्यू के रूप में। और जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आवर्ती दशमलव के अंतर्गत आने वाले संख्याएं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन अगर ये बोले कि सारे के सारे परिमेय संख्या आवर्ती हैं तो ये कथन गलत होगा। ऐसा क्यों? तो इस बात को समझिए। जैसे हमने आपसे ये कहा कि अगर कोई संख्या हम 5 लेते हैं तो क्या ये संख्या आवर्ती दशमलव में आएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि आवर्ती दशमलव में तो हम उन संख्याओं को लेते हैं ना जिस संख्या का दशमलव के बाद क्या हो, एक निश्चित क्रम के बाद वो अपनी संख्या को रिपीट करना शुरू करता है, उसी को हम आवर्ती दशमलव में लेते हैं। तो ये तो संख्या पूरा का पूरा कंप्लीट है, ये तो एक इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है। इसमें तो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रहा है या फिर कोई दशमलव है ही नहीं यहाँ पे, तो ये संख्या तो कभी आवर्ती दशमलव में आएगा ही नहीं। तो जब ये आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो हम कहेंगे कि है। क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी अगर इंटीजर हो, कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, हम उसमें बटा में अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए ये p बटा क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? p बटा क्यू के रूप में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 जो है ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये 5 क्या आवर्ती दशमलव में आएगा? तो नहीं आएगा। तो बताइए कथन गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब आप कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव होंगे? ये कथन हमेशा गलत होगा, क्योंकि सारी की सारी आवर्त दशमलव के अंतर्गत आने वाली संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या में आने वाले कुछ ही संख्या, जैसे ये पूरा का पूरा दायरा आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो उसमें से ये जो दायरा आपको दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, इतने वाले हिस्से में जो भी संख्याएं आएंगी वो परिमेय संख्या हो सकता है और उतने ही एरिया में आने वाले परिमेय संख्या आवर्ती संख्या हो सकता है। लेकिन अगर ये कहे कि पूरा का पूरा परिमेय आवर्ती है तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो रहा आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब आते हैं अनावर्ती दशमलव के बाद। अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट नहीं करती है। जैसे
36798154 इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि 0.36798154 और डॉट 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। मतलब ये संख्या विभाजित पूरी तरीके से नहीं हो रहा है और साथ ही साथ ये अपनी संख्या को रिपीट भी नहीं कर रहा है। एक निश्चित क्रम के जाने के बाद वो संख्या अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। हालांकि देखिए, अब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 3 आ गया फिर यहाँ पे 3 आ गया तब तो ये रिपीट करना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई आगे भी आप अगर देख लें तो यहाँ पे अगर हम 7 6 लिख दिए 765 डॉट डॉट डॉट, तो बताइए 3 के बाद 6 आना चाहिए था लेकिन 3 के बाद 7 आ गया, तो संख्या कहाँ रिपीट कर रहा है। किसी निश्चित क्रम के बाद वो पूरा का पूरा संख्या या फिर कोई एक संख्या बार बार रिपीट करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वें संख्या पे 3 आया है, तो ये जरूरी है कि फिर आगे क्या करे 8वें पे 3 आए। लेकिन ऐसा नहीं हो तो हम उसी को क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग दशमलव, ठीक है, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल या अनावर्ती दशमलव कहते हैं कि ये जो संख्या है अपने अंकों को क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। अब कई 16वें 17वें नंबर पे जाके अगर रिपीट करे, ठीक है, मतलब एक संख्या एक अंक, तो उसको हम ये संख्या नहीं कहेंगे कि ये संख्या क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम के बाद अपनी संख्याओं को रिपीट करे, तो हम उसी को रिपीटेड संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका अनावर्ती दशमलव में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव आप अच्छे से समझे होंगे। साथ ही साथ अगर हमसे ये कहें कि अनावर्ती दशमलव, ठीक है, अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आने वाले जो भी संख्याएं होती है, क्या ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या था जिसमें हमने सारी संख्याओं को लिया था ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक, ठीक है, जीरो से लेकर के उसके बाद से भिन्न भिन्न वाले संख्याएं को लिए थे, दशमलव वाले संख्याओं को लिए थे, रिपीटेड वाले जो आवर्ती दशमलव है उसको भी लिए थे, अनावर्ती दशमलव है उसको भी लिए थे। यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अनावर्ती दशमलव नहीं कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि सारे के सारे अनावर्ती वास्तविक में आते हैं, ना कि सारे के सारे वास्तविक अनावर्ती में आते हैं। जैसे यहाँ पे था कि सारे के सारे आवर्ती रेशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या आवर्ती दशमलव नहीं हो सकते। उसी तरह हम क्या कहेंगे कि सभी के सभी आवर्ती दशमलव वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। ये भी सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, जितने भी आवर्ती दशमलव होता है ये भी सारा का सारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। सारा का सारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। लेकिन सारे के सारे वास्तविक संख्या अगर बोले कि आवर्ती दशमलव होते हैं तो ये कथन आपका गलत होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अपने इसके अगले वाले, मतलब जो भी इसका आगे का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये दोस्तों ये रहा आज का हमारा नंबर सिस्टम से कुछ चीज़ों को हमने आज पढ़ा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।